नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो प्राचीन इतिहास के अगले अध्याय मौर्योत्तरकालीन भारत, लगभग से 107 या 8 प्रश्न मित्रों एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा जिसे सेंड्रोकोटस कहा गया था वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। तो कथन सही लग रहा है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। कारण, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो ये कथन भी सही है, हाँ सही है, लेकिन कारण के रूप में सही नहीं है। तो बी। तीसरा प्रश्न, सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? दंडाधिकारी, श्रेणियां, जिला प्रमुख या गांव का मुखिया। तो सातवाहन काल में कुलिक निगमों का अर्थ था आपके श्रेणियां। फोर्थ, यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? सिमुक, सातकर्णी द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर यज्ञश्री सातकर्णी। तो दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के जिस शासक ने ये जारी किए थे वो है आपका यज्ञश्री सातकर्णी। 5, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन। सीसा, तांबा, सोना, चांदी। सीसा, तांबा, सीसा, पोटीन। तो सातवाहनों ने जिन धातुओं में अपने सिक्के ढाले वो है आपका ए, सीसा, तांबा, चांदी और पोटीन। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सातवाहन काल में गोलिक व हालिक राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाले राजकीय संरक्षक थे। गांव में काम करने वाले छोटे शिल्पी थे। व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां थीं। तो सातवाहन काल में गोलिक व हालिक आपके राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। 7, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो सबसे पुराना राजवंश इनमें से आपका सातवाहन। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? चिरद, तगर, सिंह, वीरपुर, सोहगौरा। तो जो नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था वो है आपका तगर। क्वेश्चन 9, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग या दुर्ग में। तो सातवाहनों की राजधानी आपकी अवस्थित थी, अनुमान लगाइए, अमरावती। 10, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन, पल्लव, चोल या फिर चालुक्य। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य आपका सातवाहन था। 11, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, सकल या सियालकोट, पाटलिपुत्र। तो जो स्थान सातवाहनों की राजधानी थी वो है आपका प्रतिष्ठान। 12, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। तो सिमुक जिस वंश का संस्थापक था वो है सातवाहन। क्वेश्चन 13, शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था? 1:10,
1:14, 1:20, 1:25। तो क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात 1:10 था। 14, सातवाहन वंश का संस्थापक था। अभी मित्रों आपने देखा ये प्रश्न, सातवाहन का संस्थापक आपके सही उत्तर बी सिमुक। 15, निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलमावी, यज्ञ सातकर्णी। तो प्रथम सातवाहन राजा जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन 16, प्राचीन नगर धान्यकटक का प्रतिनिधि है? अमरावती, नागार्जुनकोंडा, सन्नति या तीर? तो प्राचीन नगर धान्यकटक का प्रतिनिधि है अमरावती। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? सुंग, सातवाहन, तेगवाहन, कान्व। तो जिस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे वो है आपका सातवाहन। क्वेश्चन 18, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, तेलुगु। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा आपके थी, अनुमान लगाइए मित्रों, प्राकृत। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? मौर्य, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप, गुप्त। तो राजवंशों में जिसने शीशे के सिक्के चलाए वो है आपका सातवाहन। 20, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? तो अभी आपने देखा शीशे के सिक्के चलाने वाले राजवंश सातवाहन। स से शीशा, स से सिक्के, स से सातवाहन, बोलना नहीं है मित्रों। 21, ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया? सुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त। तो ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ सातवाहन। 22, भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त। तो भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य आपके सातवाहनों के अभिलेखों में मिलता है। 23, पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है? चेदी, नाग, आंध्र या फिर सुंग। तो पुराणों में सातवाहन शासकों को आपके आंध्र वंश का बताया गया है। 24, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु, मत्स्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जिस पुराण में मिलती है वो है आपका मत्स्य पुराण। 25, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का आरंभ किसने किया? रुद्रदामन, रुद्रसिंह प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, स्कंदगुप्त। तो भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किया गया रुद्रदामन। 26, सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। यह शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख करता है, यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है, यह सातवाहनों की नौसेना की सूचना देता है, यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है। तो सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में जो सही सूचना है वह है यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है। 27, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित हैं? तो देख लीजिए, उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी तो कुषाणों से संबंधित है, तो आपका हाँ सही है। उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था, तो ये मित्रों सही है, हाँ सही है।
उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को सामान्यतः अपनाया था। सही है, तो सही है। मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी। ये भी कुषाणों से संबंधित है। हाँ है। नेक्स्ट 28, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कई कथन दिए हुए हैं, देख लीजिए कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला, अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो की थी, हाँ की थी। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तो बिल्कुल हथिया लिया, हाँ लिया। तीसरा, आंध्र ने कौन राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था? तो किया था, बिल्कुल किया था। तीनों ही सही हैं। डी। 29, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी। तो जिस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की, वो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित कथनों पर फिर से कई कथन है, देखिए कौन से सही है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया। सही है, तो बिल्कुल सही है। वाशिष्ठिपुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। सही है, हाँ कि ना? हाँ सही है। तीसरा, श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया। तो ये भी गलत है मित्रों, ये गलत है। सही उत्तर आपका ए। 31, क्वेश्चन 31, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए, यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया। तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। कारण, दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सघन सामुद्रिक व्यापार चलता था। तो ये कारण भी आपका सही है, कथन के रूप में भी, और आपका सही व्याख्या है। सही उत्तर ए। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा, चीनी यात्री वेनसोंग हार से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो आपके दोनों ही कथन सही नहीं है। 33, कथन कारण का प्रश्न है मित्रों, कथन पढ़ते हैं। पहला, सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। तो सही है, तो ये गलत है। दूसरा, कारणार, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। ये आपका सही है, तो सही उत्तर डी। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए, बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। सही है, अनुमान लगाइए मित्रों। तो ये आपका गलत है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। तो ये आपका सही है, हाँ सही है, तो सही उत्तर डी। 35, निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खर पलाण तथा वनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे? कनिष्क, कड़फिसेस प्रथम, कालू फण द्वितीय या हुविस्क? तो जिसके राज्य के अंतर्गत खर पलाण तथा वनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे, वह है आपका कनिष्क। कथन कारण का प्रश्न मित्रों 36, तो
कथन कारण के प्रश्न में मित्रों पहले दोनों कथनों को देखना है, फिर कारण को मिलाना है। ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो पहला कथन, कुषाण फारस के खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो ये बात आपकी सही है, तो हाँ सही है। दूसरा, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये मित्रों आपका गलत है। सही उत्तर सी। 37, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121 ईस्वी। तो सही उत्तर है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि आपके 81 ईस्वी है। 38, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? सौंदरानंद, बुद्धचरित, अवदान शतक, दिव्यावधान। तो कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी जिस पुस्तक से मिलती है वह है आपका अवदान शतक। 39, शक संवत प्रारंभ होता है। आसान सा प्रश्न है। 78, 58, 120 या 320 ईस्वी। तो शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी। 40, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी या 78 एडी। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जहाँ से शक संवत प्रारंभ होता है 78 एडी। क्वेश्चन 41, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? इंडो ग्रीक, कुषाण, शक या प्रतिहार। तो उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था आपके कुषाणों ने। 42, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम कड़फिशस, कनिष्क, नहपाण, बुद्धगुप्त। तो बुद्ध के सिक्कों पर आपका अंकन हुआ है कनिष्क। 43, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? भौघोष, पार्श, वसुमित्र या विशाखदत्त। तो जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था उसको छोड़ दीजिए, जो गया था उनको याद रखिए। भौघोष, पार्श, वसुमित्र। तो सही उत्तर डी। 44, काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जिसके अभिलेख में मिलता है वो है ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन। 45, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक, नागार्जुन, कनिष्क या फिर हर्ष। तो ये अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। सी। 46, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार उत्तर इंगित करना है। तो अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। तो सही उत्तर है कनिष्क के समकालीन आपके अश्वघोष, वसुमित्र। 47, निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, मिलिंद, पुष्यमित्र शुंग या कनिष्क। तो चरक को संरक्षण प्रदान किया आपके कनिष्क ने। 48, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो जो संबद्ध थे उनको देख लीजिए। अश्वघोष थे, चरक ये भी थे, नागार्जुन ये भी थे, पतंजलि नहीं थे। 49, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? विम कड़फिशस, कनिष्क प्रथम, हुविस, वासुदेव। तो
कुषाण शासक के सिक्के जिन पर अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है वो है हुविस्क। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चाणक्य। तो जो विद्वान कनिष्क के समकालीन थे वो हैं आपके अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। 51, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो मौर्य, शुंग, कुषाण, शक, तो जिस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे वह है कुषाण। 52, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? कावेरी पत्तनम, कोड़कय, मुशीरी या तोंडी। तो जो पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे वो हैं आपके कावेरी पत्तनम और कोड़कय। 53, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो जिन नगरों का कनिष्क के रबतक अभिलेख में उल्लेख है वो तो हैं कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, श्रावस्ती का नहीं है। 54, वेनसोंग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? बामियान, पेशावर, मथुरा, वाराणसी। तो वेनसोंग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह स्थित है पेशावर। 55, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो जिस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी वो है कुषाण वंश। 56, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, फाहियान। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का जिसने आरंभ किया था वो है कनिष्क। 57, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? यूची, हिंद यवन, मकदूनियाई, पहलव। तो कुषाण शासकों को जिस नाम से जाना जाता है वो है यूची। 58, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण, पार्थियन। तो जिस एक ने नियमित रूप से, मित्रों प्रथम सोने के सिक्के चलाना और नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाना दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वालों में थे कुषाण। 59, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? सूती वस्त्र, घोड़े, स्वर्ण, कागज। तो जो वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी वो है आपके सूती वस्त्र। 60, निम्न में टोचारियन कौन थे? हिंद यवन, शक, पार्थियन, कुषाण। तो टोचारियन आपके थे कुषाण। 61, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। तो बिना बेगार के जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया वो है रुद्रदामन प्रथम। 62, शकों एवं सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? गुजरात के पश्चिम प्रदेश पर अधिकार, व्यापारिक लाभ हेतु, राजनीतिक विस्तार, परंपरागत शत्रुता। तो शकों एवं सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण व्यापारिक लाभ। 63,
शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था: क्षत्रप, अमात्य, वजीर, छत्रपति। तो शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी आपके था क्षत्रप। ए 64 पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का, रुद्रदामन द्वारा निर्मित तड़ाग, रुद्राक्ष मनकों की माला, एक शिव मंदिर। तो पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का अभिप्राय है आपके एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। 65 किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या फिर सांची। तो जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है वो है जूनागढ़। 66 रुद्रदामन कौन थे? शक राजा, सातवाहन राजा, राष्ट्रकूट या प्रतिहार राजा। तो रुद्रदामन आपके शक राजा। 67 प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पातंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? पुष्यभूति, कुषाण, शुंग, गुप्त। तो प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पातंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। जिस राजवंश में वह फले फूले आपका है शुंग। 68 दो अश्वमेध यज्ञ किसने किए? पुष्यमित्र, दशरथ, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो 2 अश्वमेध यज्ञ आपके किए पुष्यमित्र ने। 69 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? पुष्यमित्र शुंग, पातंजलि, कनिष्क, थेर नागसेन, मिनांडर, अश्वघोष, चंद्रगुप्त प्रथम, हरिसेन। तो जो युग्म संगत है वो है आपका पुष्यमित्र शुंग, पातंजलि। क्वेश्चन 70 शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें जातक कथाओं का अंकन है, सही है तो सही। लोक धर्म का अंकन है, सही। हाँ। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, तो ये मित्रों भी सही। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, तो ये सही नहीं है। 71 शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? पातंजलि, अश्वघोष, कालिदास, बाण। तो शुंग शासक अग्निमित्र जिस लेखक की कृति का नायक था वो है आपके कालिदास। 72 अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? पुष्यमित्र, दुष्यंत, बृहस्पति मित्र, अग्निमित्र। तो अवंती स्थित जिस शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था वो है अग्निमित्र। 73 कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव, समुद्रगुप्त। तो जो शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है वो है पुष्यमित्र शुंग। 74 मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शक वंश, कुषाण, सातवाहन या शुंग। तो मौर्य वंश के पश्चात जिस वंश का राज स्थापित हुआ वो था शुंग वंश। 75 निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात के वस्तु नहीं थे? मोती, महीन वस्त्र, जवाहरात, चांदी।
तो जो निर्यात की वस्तु नहीं थे ईसा की आरंभिक शताब्दी में वो हैं चांदी, क्योंकि मित्रों यहाँ से सामान का निर्यात होता था और चांदी और स्वर्ण मुद्राएं भारत की ओर आती थीं। 76 निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो अभी ये आया था, पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वासुदेव। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी। 77 प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? काली मिर्च, लोहा, सूती वस्त्र, नील। तो भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का अर्थ आपके काली मिर्च के लिए। 78 मौर्यों के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? बैक्ट्रियन, ग्रीक, कुषाण, शक, हूण। तो मौर्य के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर जिसका अधिकार था? बैक्ट्रियन, ग्रीक। 79 विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत आपका प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। 80 मित्रों कंप्यूटर एरर है, छोड़ देते हैं। 81 निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ में 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? प्रतिष्ठान एवं तगर, नासिक एवं जुन्नर, कल्याण एवं कन्हेरी, अमरावती, नागार्जुनकोंडा। तो जिनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ में 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है वह है आपके प्रतिष्ठान एवं तगर। 82 निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र, शुंग, प्रवर सेन, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे वह है प्रवर सेन। 83 आगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? अरिकामेडू, कोयम्बटूर, महाबलीपुरम, तक्षशिला। तो अगस्टस के रोम सिक्के आपके प्राप्त हुए थे अरिकामेडू। 84 निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? धारक, कर्ष, निवर्तन, विषोपक। तो एक भूमि माप था आपका निवर्तन। 85 महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। 86 योग के आविष्कार थे? आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि, रामदेव। तो योग के आविष्कार थे आपके पतंजलि। 87 निर्वसित वर्जित और अनिर्वसित अवर्जित शूद्रों का इसमें उल्लेख हुआ है? यास्क के निरुक्त में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो वर्जित या निर्वसित, अनिर्वसित, अवर्जित शूद्रों का उल्लेख हुआ है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। 88 विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 57, 58, 135 या 320। तो विक्रम एवं शक संवतों में आपका अंतर है मित्रों 135 वर्ष। 89 रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही? टॉलमी, नोरी, स्ट्रैबो, प्लिनी। तो रोम से भारत की ओर सोने के बहने जाने की बात की आपके प्लिनी। 90 इनमें से कौन सा कथन मौर्योत्तर भूव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है?
व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था। तो जो सही नहीं है मित्रों वह है आपका ए, बाकी सही है। 91 प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ, शक राजा, प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ, शक राजा, बैक्ट्रियन राज्यपाल, फ्रांसीसी सैनिक। तो प्लिनी आपका यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। 92 भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, किसने कहा था? प्लिनी, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, कौटिल्य। तो भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, यह कथन है प्लिनी का। 93 अशोक और कनिष्क दोनों ही विशेष धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए, श्रीलंका में अपने दूत भेजे, बौद्ध सम्मेलन बुलाए, दक्षिण में शासन किए। तो अशोक और कनिष्क दोनों ही बौद्ध सम्मेलन बुलाए। 94 पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वैज्ञानिक विकास, व्यापार एवं वाणिज्य। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी आप नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के जिस पक्ष पर प्रकाश डालता है? व्यापार और वाणिज्य। 95 आर.एस. शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ: धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि, साम्राज्य का विघटन, एक साम्राज्य का दूसरे शासक पर अधिकार, ग्रामों का समूहीकरण एक बड़ी इकाई के रूप में। तो सामंतवाद का उदय आर.एस. शर्मा के अनुसार भारत में धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि। 96 महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? दर्शन शास्त्र, काव्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र। तो महाभाष्य जिस विषय की पुस्तक है वह है व्याकरण। 97 अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। 98 200 ईसा पूर्व 300 से 300 ईस्वी के मध्य के समय की एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया। निम्न कारणों से कौन कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुआ था? तो सबसे पहला देख लीजिए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। तो ये मित्रों पहला ही आपका गलत है, मतलब सही उत्तर ए। बाकी सारे कारण थे, कारणों को पढ़ लीजिए मित्रों। मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और समान प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी, सही है। भारतीय ग्रीक शासकों ने पश्चिमी एशिया और मेडिटेरियन देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया, सही है। शक, पार्थियन और कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था, सही है। 99 गांधीको ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला, वाराणसी। तो यह प्रमाण मिलता है गांधीको ने सिक्के चलाए कौशाम्बी से, ए करेक्ट आंसर। 100 दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति या देवल स्मृति। तो दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम, इन प्रश्नों को याद रखिएगा मित्रों, सर्वप्रथम जहां भी आए तो वो है आपका नारद स्मृति। 101 निम्नलिखित राजाओं में
किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, वृहद्रथ, खारवेल, हुविष्क। तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव खारवेल। 102 निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय गोमिथुन लेने की प्रथा थी? आर्ष, असुर, ब्रह्म, देव। तो यह कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा जिस विवाह प्रकार में थी? आर्ष। 103 रंगमहल संस्कृति संबंधित है? गुप्त युग, कुषाण, मौर्य या शक? तो रंगमहल संस्कृति संबंधित है कुषाण युग से। 104 चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कनिष्क। 105 निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। तो जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है वो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। 106 सातवाहनों के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो एक एक कथन देखते जाइए मित्रों। पहला, सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के साथ तादात्म्य समझा जाता है। तो सही, हाँ सही। बी, सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। सत्य है, सत्य है। सातवाहन और सर्ग दीर्घकालीन संघर्ष में लगे रहे। सही है, बिल्कुल सही, सही है। डी, वाशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन एक को हराया। तो ये मित्रों आपका गलत है। सही उत्तर डी। तो ये मित्रों आपका मौर्योत्तर कालीन भारत था। इसके बाद है आपका प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आगे भी कोशिश जारी रहेगी कि प्राचीन इतिहास को ख़त्म किया जाए, मुगल कालीन को आरंभ किया जाए। एक बार पुनः धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।